वेलकम टू जीएस विजन। हम इस क्लास में चंपारण सत्याग्रह देखते हैं और चंपारण से पहले खिलाफत आंदोलन भी देखते हैं। कल के वीडियो में हमने स्वदेशी आंदोलन देखा था, उससे पहले राष्ट्रवाद देखा था और फिर उससे पहले 1857 की क्रांति देखी थी। एक सीरीज चलता हुआ आ रहा है, अगर आपका छूटा हो तो आप पहले से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था। तो एक ऐसा एकमात्र आंदोलन है भारत के संदर्भ में कि इसका आंदोलन देश में न होकर के देश से बाहर था। अब इसके लिए आलोचना भी की गई, खास करके भारत के उस समय के जो मॉडरेट मुस्लिम वर्ग थे उन्होंने भी आलोचना किया था और भारत के अन्य वर्ग भी इसकी आलोचना किए थे। और उसका आलोचना का मेन यही मुद्दा था कि आपने ऐसे मुद्दे को उठाया है जो कि राष्ट्रीय नहीं बल्कि विदेशी मुद्दा है। यह मुद्दा था तुर्की से, और तुर्की के जो खलीफा पद होता था उसे अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। अंग्रेज़ों मतलब यूरोपीय लोगों ने मिलकर, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जिस दल में तुर्की था उसमें हार हुई थी। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस तरीके से धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। एक तरफ तुर्की भी शामिल था, जबकि दूसरे तरफ आपको पता है कि ब्रिटेन, फ्रांस से सब था और वो लोग जीत गए थे। तो उसके बाद तुर्की की जो भंग कर दी गई थी, तुर्की के हिस्से को बांट लिया गया था और इनका जो खलीफा का पद था उसे भी ख़त्म कर दिया गया था। उसके पीछे एक ही कारण था और वो था कि इनको कमज़ोर करना। ऐसा माना जाता था कि जो तुर्की का खलीफा जो होता था वो पूरे मुस्लिम जगत का, इस मुस्लिम जगत का वो धार्मिक प्रधान होता था। और यही कारण था कि दुनिया के जितने भी जगह पे मुस्लिम लोग थे उन्हें लगा कि यह उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप था। हालांकि यह राजनीतिक कारण था, लेकिन फिर भी यह धर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि धार्मिक मामला में हस्तक्षेप है। तब हर जगह विरोध हुआ दुनिया में, उसी तरीके से भारत में भी विरोध हुआ। लेकिन गांधी के द्वारा इसका समर्थन दिया गया और यही विवाद का कारण बना कि गांधी आखिर एक तो धार्मिक मुद्दा, और वह भी जिसकी जड़ें हिंदुस्तान में नहीं है बाहर है, उसे क्यों पिक किया, क्यों ऐसे मुद्दे को चुना। तो इस पर तर्क और इसका पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों गांधी जी ने सोचा था। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो था उसका कारण क्या था। तो आपने कारण देखा कि इसका जो कारण है वो कारण क्या है, तो कारण है खलीफा पद को खत्म किया जाना। खलीफा पद को समाप्त किया जाना, समाप्त किया जाना। और एक खलीफा पद था कहाँ, तो तुर्की में है, ये भी याद रखना है हमें। तुर्की में है खलीफा पद, तुर्की का ही जो खलीफा होता था। अब देखिए, अब तुर्की का जो खलीफा पद समाप्त किया गया तो उससे हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने बाकी के जो अरब जगत है, आप अगर मैप देखेंगे, याद करें अगर मैप आप, तो तुर्की जो है वो यूरोप में भी है, तुर्की जो है वो एशिया में भी है। और बाकी जो मुस्लिम जो इस्लामिक जगत है, जो कहा जाता है कि हार्ट ऑफ मुस्लिम्स जो लैंड है जहाँ से ओरिजिन हुआ है इस्लाम का, वो अरब क्षेत्र है ना, अरब क्षेत्र है, जो कि आप देखेंगे कि, लेकिन तुर्की जो है वो बाद का क्षेत्र है। अरब से आप देखेंगे काफ़ी पश्चिम है, एशिया और यूरोप के बीच में वो है, मेडिटेरियन सी से लगता है। तो वहाँ बाद में इस्लाम वो लोग कबूल किए और जो इस्लाम है वो बाद में वहाँ पर गया। पहले तो अरब से ही इस्लाम शुरू हुआ, लेकिन जो खलीफा है वो कौन होता था, वो तुर्की का होता था। मतलब जहाँ से इस्लाम की जहाँ से उत्पत्ति हुई है वो इस्लाम का प्रमुख नहीं होता था, बल्कि इस्लाम का प्रमुख तो तुर्की को होते थे। और यही बात अंग्रेज़ लोग, यूरोपीय लोग यही बात अरब के मुसलमानों को समझाए। जैसे सऊदी अरब हुआ या फिर इधर संयुक्त अरब अमीरात का जो आज का आप क्षेत्र देख रहे हैं, इन लोगों को, मतलब अरब के क्षेत्रों को ये यही समझाए यूरोपवासी कि भाई तुम्हारे यहाँ ओरिजिन है और वो प्रधान बना हुआ है, इसीलिए उसे कमज़ोर कर देते हैं और आगे चल के हम आपको एक अरब लीग बनाएंगे जिसमें आप लोग शामिल रहेंगे, सारे अरब के लोग। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और यही कारण था कि विश्व युद्ध में ये लोग उनका समर्थन कर दिए, ब्रिटिश का समर्थन ये लोग कर दिए।
लेकिन हुआ इसका उल्टा। होने के बाद ऐसा अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया, और अंग्रेज़ों ने अरबों का एक जो नेशंस होता है, लीग है, वो इनको नहीं बनाया, हालांकि टर्की को कमज़ोर जरूर कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और कूटनीति चल रहा था। बहरहाल ये कारण बना खिलाफत आंदोलन का कि खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। अब खलीफा का जब पद समाप्त कर दिया गया तो भारत में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, खासकर रूढ़िवादी लोग, वो इसका विरोध करने लगे और गांधी जी उसका समर्थन दे दिए। अब जब गांधी जी इसका समर्थन दिए तब ये इसका जनाधार बढ़ गया, क्योंकि गांधी ने हिंदुओं से भी अपील की कि आप लोग भी इसका साथ दीजिए, और एक राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन खड़ा हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को गांधी जी ने खड़ा कर दिया। अब खड़ा कर दिया तो इसके पीछे का तर्क क्या था, है ना? तो इसके पीछे का तर्क क्या था, क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो आलोचना होगा, इसका आधार क्या है भाई? तो आधार इसका धार्मिक है, एक तो धार्मिक है आधार इसका, लेकिन गांधी जी से साम्राज्यवादी विरोध दृष्टिकोण कहते हैं। साम्राज्यवादी विरोध, साम्राज्यवादी विरोधी, इसे कहते हैं कि हम तो साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं क्योंकि टर्की में ये लोग जाकर वहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो किसी आंतरिक मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, इनका ये कहना है। ये साम्राज्यवादियों का विरोध तो होना ही चाहिए, ये कह रहे हैं गांधी जी। तो ये आप देखेंगे कि ये इसका आधार बना, लेकिन ये आखिर क्यों ऐसा हुआ, इसके पक्ष, तर्क और वितर्क हम देखेंगे। पक्ष क्यों ऐसा हुआ, इसका पक्ष में तर्क देंगे हम, इसका फिर विपक्ष में तर्क देंगे। तो गांधी जी का कहना था कि हम इनका समर्थन देते हैं मुसलमानों का, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा जो फैलाई जा रही है जो सांप्रदायिकता, उसके काउंटर के रूप में हम इसे देखेंगे। मतलब इसे हम एक मौका समझते हैं कि यूनिटी एस्टैब्लिश किया जाए बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और बंगाल विभाजन के बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर मुड़ गए थे ब्रिटिश। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दिए थे। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के ओर जब ये मुड़ गए तो सांप्रदायिकता का माहौल भारत में बनने लगा, एक ग्राउंड तैयार होने लगा। और ये देख रहे हैं कि 1919 की ये बात है, 1919 की ये बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस मामले में गांधी जी को लगा कि हम जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाई गई है, उसका हम काउंटर कर सकते हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को इस्टेब्लिश करने का इसे बहाना ढूंढा। तो इसका पक्ष में क्या हो गया, इसका पक्ष में होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। क्यों? क्योंकि गांधी जी एक राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह करने का मन बना रहे थे। इनसे पहले वो 3 क्षेत्रीय विद्रोह कर चुके हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। हम चंपारण, खेड़ा, बरदौली सबकी करेंगे चर्चा, लेकिन खिलाफत आंदोलन की पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर असहयोग की तरफ बढ़ेंगे। चंपारण हम देखेंगे इसलिए कि उसे हमने इसलिए भी रोक दिया क्योंकि हम किसान आंदोलन एक अलग से देखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो किसान में हम देखेंगे चंपारण, और चंपारण के बाद हम स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों की भूमिका इसमें देख लेंगे। एक लेक्चर में वो दोनों हो जाएगा। अभी खिलाफत हम देखते हैं। तो खिलाफत में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना, दोबारा स्थापित करने का प्रयास गांधी जी के द्वारा किया गया था। दूसरा, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि कॉमन एनिमी है। उनका कहना है कि आखिर विरोध तो अंग्रेज़ों का ही हो रहा है ना, इसलिए अंग्रेज़ के विरोध में जितना जनमानस हम तैयार कर सकें उतना हमें प्रयास करना चाहिए। गांधी जी का ये सोचना था, इसीलिए उन्होंने एक कदम उठाया और कहा कि हम तो साम्राज्यवाद के विरोध हैं, और साम्राज्यवाद का विरोध जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ हम करेंगे इसकी ताकतों का। तो इसका विरोध इन्होंने किया। अब इसके पक्ष में क्या देखेंगे कि ये जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, साम्राज्यवाद का विरोध करने के कारण हुआ क्या, विरोध के बाद हुआ क्या कि यह तो स्थापित हो गया कि गांधी जी का अप्रोच एकदम क्लियर है कि चाहे वो बात हमारे देश का हो, चाहे बात हमारे देश के बाहर का हो, हम जो साम्राज्यवाद है उसका हम विरोध करेंगे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गांधी जी अपने विचारधारा को स्पष्ट कर दिए कि हम
भाई साम्राज्यवाद का विरोध है, चाहे तो हमारे देश में हो और चाहे हमारे देश का बाहर हो। एक नीति, एक सिद्धांत अपना इन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो ये बात स्पष्ट है। इसके अलावा आप यह समझें कि अगर हम ये बात करें कि विपक्ष क्या हो रहा है इनके ऊपर, इस बात का विपक्ष या फिर इसकी आलोचना, गांधी जी की आलोचना भी की गई। आलोचना ये की गई कि धार्मिक मुद्दे उठाने से आगे चल के राष्ट्रवाद कमजोर हो गया, क्योंकि कांग्रेस अभी तक शुरू से लेकर के 1885 से लेकर के अभी तक धार्मिक मुद्दे और जातिगत मुद्दे से कांग्रेस बचती आ रही थी। लेकिन गांधी जी ने धर्म के मुद्दे को उठा दिया। तो धार्मिक मुद्दे उठाने से क्या हुआ कि राजनीति, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होने की आशंका हो चुकी, ये आरोप लगाया गया। दूसरा हम देखेंगे कि खलीफा के पद का, या मुस्लिम के हित की अगर बात थी तो कुछ और उठाई जाती, लेकिन खलीफा पद का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया और उनके आंदोलन को अगर आपने साथ दे दिया, तो इससे सिद्ध हो गया कि मुसलमानों की राष्ट्रवाद की जड़ भारत में नहीं है बल्कि भारत से बाहर है। तो आपने राष्ट्रवाद को कमजोर कर दिया। तो क्या हुआ कि मुसलमानों के राष्ट्रवाद की जड़ भारत से बाहर है, आपने सिद्ध कर दिया। क्योंकि तुर्की के लिए यहाँ के मुस्लिम क्यों लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं तो आप उनका समर्थन देकर और प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग जुड़े। इसका मतलब अपने आप स्पष्ट कर दिया कि भारत में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो नेशनलिज्म है वो यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ से बाहर है और कहीं और है। तो यह भी एक तरह से विभेदकारी है। तो यह भी एक आलोचना का कारण हुआ। देखिए इसके नेगेटिव पॉइंट्स और क्या हुआ। इसके नेगेटिव पॉइंट्स यह हुआ कि रूढ़िवादी मुस्लिम जो नेता थे जैसे उलेमा वगैरह, वे लोग हावी हो गए। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि वैसे जो लीडर्स थे, जो मॉडरेट्स थे, जो उदारवादी थे, और जो लोग सोसाइटी में चेंज चाह रहे थे, वैसे लोग मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए। जैसे अगर आप देखेंगे कि अलीगढ़ आंदोलन, अगर आप देख रहे थे कि अलीगढ़ आंदोलन में जैसे सर सैयद अहमद खां थे, तो उनका क्या कहना था कि वो कुरान को आधुनिक स्तर पर व्याख्या करना चाहते थे, कुरान की आधुनिक व्याख्या कर रहे थे, और मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे, उन्हें आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। इस तरह के उन्होंने क्रांति लेकर आए थे, वो आंदोलन लेकर आए थे। लेकिन जब आप ये धार्मिक मुद्दों को गांधी जी के द्वारा जब बढ़ावा दिया गया या ये जो मुद्दा सामने उभर कर आया, तो वैसे जो सुधारवादी जो नेता थे वो पीछे हाशिए पर रह गए, और इसमें जो उलेमा लोग या फिर जो रूढ़िवादी जो मुस्लिम लीडर्स थे वो मेन स्ट्रीम में आ गए और उनका महत्व बढ़ गया। तो यह भी इसका नकारात्मक पक्ष देखने को मिला। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका प्रभाव क्या हुआ, या फिर सकारात्मक पक्ष एक और हो जाएगा। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता के बाद क्या हुआ कि आगे चलकर या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण इन्होंने अपना दिया। इसके बाद हुआ क्या कि जो अगला आंदोलन जो होगा 1920 में, जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन में इसका फायदा मिला, क्योंकि इसी आंदोलन को गांधी जी ने मूव कर दिया असहयोग आंदोलन में। तो खिलाफत आंदोलन से हुआ क्या था कि सब शामिल एक हो चुके थे और मुस्लिम समुदाय भी विरोध कर रहा था। और फिर असहयोग आंदोलन जब हो गया तो इसके जितने भी विरोध था वो सब मूव कर गया असहयोग आंदोलन में। तो ऑलरेडी एक जो बना हुआ जनाधार था खिलाफत आंदोलन पे नाम पर, वो जनाधार असहयोग आंदोलन में इस्तेमाल हो गया। और इसके अलावा असहयोग आंदोलन में बाकी के जनता का जो इसमें सहभागिता हुई वो तो हुई ही, मतलब एक जो पार्टिसिपेशन ऑलरेडी बनाया इनको तैयार मिला। तो इसके प्रभाव में आप यह भी कह सकते हैं, कि असहयोग आंदोलन का बैकग्राउंड तैयार हुआ।
की पृष्ठभूमि तैयार हुई या फिर उसके लिए जनाधार तैयार हुआ, तो ये रहा। तो हमने यह देखना है कि खिलाफत आंदोलन, ये 1919 की बात है, खिलाफत आंदोलन अगर फैक्ट देखना चाहें तो खिलाफत आंदोलन का कारण धार्मिक था, और ये धार्मिक था क्योंकि तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किया गया, और इसके कारण ये हुआ, इसका आधार धार्मिक था। लेकिन धार्मिक होने के बाद गांधी जी ने क्या सोचा, गांधी जी ने एक तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ के एक संप्रदाय विशेष के अंदर जो रोष उत्पन्न हुआ था, उस रोष का सही इस्तेमाल करना चाहा कि अगर यहाँ के मुसलमानों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रोश है तो हम आक्रोश को एक सही डायरेक्शन दें। इन्होंने एक आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का लीड किया, लीड करने के बाद उसे असहयोग आंदोलन में तब्दील किया, राइट। तो ये क्या हुआ कि ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स था गुस्सा का, क्रोध का, उसको एक सही डायरेक्शन दे दिए। और गांधी जी, गांधीवादी आंदोलन जब इन्होंने किया था तो इनका आंदोलन करने का तरीका बिल्कुल अलग था। अब इसका उन्हें परिचय तो चंपारण में ही दे दिया था कि हमारा जो आंदोलन होगा वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। इसका प्रयोग उन्होंने हालांकि दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था। तो ये देखने को हमें मिलता है यहाँ। तो ये आपने देख लिया खिलाफत को हम असहयोग से अलग करके नहीं जोड़ सकते हैं, खिलाफत को हम असहयोग आंदोलन के साथ ही देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन, तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 में ये चला था। और 1922 में आपको पता है कि 1922 में ये वापस ले लिया गया था। वो इसलिए लिया गया था कि हिंसा की घटना हो गई थी, क्योंकि गांधी जी की शर्त थी कुछ। अब देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर आप बात करेंगे कारण के, कि कारण क्या था, तो आपको पता है इसका कारण क्या था। इसका कारण था, एक तो रॉलेट एक्ट खुद कारण है इसका है, रॉलेट एक्ट इसका कारण है। जालियांवाला बाग, यह भी इसका कारण है ना। उसके बाद आपको पता है कि पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया था, तो वह भी इसका कारण है। तो मेन इसका कारण हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ ही था, लेकिन एक सैद्धांतिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि इसमें किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर केस चलाया जा सकता था। इसलिए कहा गया कि ये बिना दलील, बिना वकील का ये केस है, ये कानून है, इसी करके इसका विरोध किया गया था। और आपको पता है कि जालियांवाला बाग में लोग जुटे थे अपना बैसाखी पर्व पे, और उस पर जनरल ओ डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, और उस पर हज़ारों लोगों की हत्या हुई थी, जो लोग निहत्थे थे। इस पर कमीशन बैठाई गई थी। कमीशन पर भारत के द्वारा भी कमीशन कांग्रेस ने बैठाई थी। यह मरने वाले की संख्या अधिक बताए, जबकि अंग्रेज़ों के द्वारा मरने वाले संख्या बहुत कम बताया गया। दूसरा अपमानजनक बात क्या थी कि जो जनरल डायर था, जो मारा था, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर सम्मानित भी किया गया, उसे बहादुरी का पुरस्कार भी दिया गया, तलवार भी दिया गया पुरस्कार में। तो यह और अपमानजनक स्थिति हुई थी। खैर, तो बात यह है कि ये जो आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन इन्हीं मुद्दों पर किया गया था, और लोगों में रोष उत्पन्न पहले से ही हो गया था। क्योंकि देखिए, इसमें क्या था, कारण यही नहीं था, ये तो कारण हो ही गया, और भी अन्य कारण थे। तो अन्य कारण में हम क्या देखेंगे, अन्य कारण में देखिए, महंगाई चरम स्थिति पर थी, तो आर्थिक तंगी की स्थिति बनी हुई थी, आर्थिक तंगी की स्थिति बनी हुई थी। और महंगाई क्यों थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट 14 से 18 हुआ है,
वर्ल्ड वार फर्स्ट में संसाधनों की बड़ी मात्रा में हानि हुई थी और क्षति हुई थी, इसलिए महंगाई बढ़ा हुआ था और महंगाई बढ़ जाने के बाद आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था और इसका मार डायरेक्ट यहाँ के जनता पर भी पड़ रहा था। तो यह भी यहाँ के लोगों में एक असंतोष उभरा था यहाँ के शासन के प्रति, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी और इस तरह के महंगाई का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा था। तो यह भी एक स्थिति तो थी। ठीक है। दूसरा क्या था कि असहयोग आंदोलन इसलिए भी और ज़्यादा इसको समर्थन मिला क्योंकि इससे पहले भारत में कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो सभी आंदोलनों को एक में बांध कर आगे बढ़े। दूसरा, इसकी पद्धति है ना, ये ऐसा पद्धति गांधी जी ने इसको अपनाया। हम आगे चल रहे हैं, स्वरूप में इसको देखते हैं। ऐसा पद्धति गांधी जी ने अपनाया जिससे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित हो गई और बिना संकोच के इसमें लोग शामिल होते चले गए। तो अब हम इसके अगर स्वरूप की बात करते हैं, देखिए स्वरूप में सबसे क्या है ना कि स्वरूप में एक तो ये अहिंसात्मक है, मतलब इसमें हिंसा है नहीं, वायलेंस है नहीं। अब वायलेंस नहीं है तो सबसे पहले कि पुलिस की कार्रवाई का डर भी नहीं है, गिरफ्तारी की डर भी कम है, हिंसा करना नहीं है, तो गोली भी चलाने की संभावना कम है। और गांधी जी ने समझाया था कि देखिए यह एक संवैधानिक तरीका है, यह एक संवैधानिक तरीका है कि हम अहिंसात्मक रूप से धरना प्रदर्शन अगर हम दें, असहयोग करें, तो ये जो है इससे हमें कोई खतरा हिंसा की नहीं होगी। तो अहिंसा चुनना, जो अहिंसा का जो चुना गया वो इसीलिए भी आवश्यक था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हिंसा की बात आप करेंगे तो उसमें कुछ सिलेक्टेड लोग ही इसमें आएंगे और छापेमार युद्ध पद्धति वगैरह होगा कि अंग्रेज़ों पर आप अटैक करेंगे, उनके द्वारा हम उनके हथियारों छीनेंगे, फिर उन पर चलाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक सिलेक्टेड ग्रुप ही आपके साथ आएगा। लेकिन जैसे ही अहिंसात्मक आंदोलन हो गया और अहिंसा की गई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ जाएंगे। इवन महिलाएँ भी इसमें शामिल होंगी, बच्चे भी शामिल होंगे, वृद्ध भी शामिल होंगे। युद्ध तो करना नहीं है कि सिर्फ इसमें युवा लोग आएंगे। यही कारण था कि जो अहिंसात्मक जब चुना गया तो इसका जनाधार बढ़ता चला गया, जनाधार बढ़ता गया और इसीलिए गांधी जी ने ये चुना था। यही कारण था, यह आंदोलन अहिंसात्मक था। इसमें धरना प्रदर्शन की बात की गई थी, धरना प्रदर्शन की बात की गई थी। धरना प्रदर्शन के साथ साथ रैली निकालना था, शांतिपूर्ण रैली भी निकाल सकते थे आप। यही सब इसका स्वरूप था। साफ हिदायत दी गई थी गांधी जी के द्वारा कि हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। उसका कारण यही था। अब स्वरूप हमने देख लिया। अब इसमें हुआ क्या कि लोग सरकारी, जितना भी सरकार के पद से लोग थे जुड़े हुए, सरकारी सेवा से जुड़े हुए थे, वो सब छोड़ दिए। और सहयोग यही तो होता है नॉन कॉपरेशन, कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, मतलब आपके साथ हम जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, चाहे शिक्षक जुड़े हुए हों, चाहे वकील जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सरकार से, वो सरकार से हट जाएंगे। तो क्या होगा, इनका कहना था कि जब हम सरकार का सहायता ही नहीं करेंगे तो सरकार शासन किस पर करेगी। हम शासन में सहयोग कर रहे हैं तब तो शासन हो रहा है, क्योंकि हमारे बल पर ही तो हम पे वो शासन कर रहे हैं। हम उनका समर्थन ही नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ शासन में हम सहभागिता हम हट जाएंगे तो शासन किस पे करेंगे, वो किसके सहयोग से करेंगे। गांधी जी ने ये कहा और ये सफल बहुत हो रहा था। ये बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते हुए चले जाते, गांव में कस्बों में जुड़ते हुए लोग चले जा रहे थे। और असहयोग आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें कांग्रेस की जनाधार इतना बढ़ती चली गई कि रूट लेवल पर, गांव लेवल पर, छोटे छोटे कस्बों में, मोहल्लों में लोग कांग्रेस से जुड़ते हुए चले गए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जनाधार होता चला गया। कमेटी बनी थी, लोग जा कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, किस तरह से एक्सप्लॉइट करते, शोषण कर रहे हैं, ये गांव मोहल्ले जा कर समझाया जाता था, फैलाया जाता था विचारों को। और उसके बाद लोग इससे जुड़ते चले जाते थे। तो ये इसकी विशेषता थी। लेकिन हुआ क्या,
चौरा चौरी, घटना हुई। तो चौरा चौरी क्या हुआ कि यहाँ पर रैली हो रही थी, रैली हो रही थी भारतीयों की। गोरखपुर के पास जगह है चौरा चौरी, वहाँ पर उसका नाम था भगवान अहीर, एक आदमी का नाम था, वो लीड कर रहा था उस प्रोटेस्ट को, मतलब जो रैली हो रही थी, विरोध हो रहा था, उसको लीड कर रहा था वो। तो हुआ क्या कि इस पर लाठीचार्ज कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। अब लाठीचार्ज कर दिया गया और भीड़ है तो भीड़ वहाँ पर उग्र हो गई, और जब भीड़ उग्र हो गई तो जब भीड़ उग्र हो गई तो खदेड़ने लगी, पुलिस वालों को पीटने लगी। अब पुलिस वाले डर के भाग गए थाने में, दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। अब दरवाजे जब अंदर से बंद कर लिए और लाठीचार्ज हो चुका है, तब क्रोध में भीड़ आ गई। अब भीड़ जब क्रोध में आ गई तो अंग्रेज़ों के थाना को फूंक दिया। फूंक दिया मतलब सेट ऑन फायर, मतलब आग लगा दी उसमें। अब आग लगा दी गई, अंदर पुलिस वाले जल रहे हैं। अच्छा, वो निकल के भागना चाहें तब बाहर डंडा लेके खड़े हैं सब ये लोग, विरोधी जो रैली वाले लोग थे। अब ये लोग डंडा से पीट देते थे उन्हें। तो इस तरीके से वहाँ पर पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, पुलिस वाले जो हैं जल के मर गए। इसके बाद गांधी जी आहत हो गए, और गांधी जी आहत हुए, और आहत होने 5 फरवरी 1922 की घटना है, ये हुआ था। और उसके बाद गांधी जी आहत हो गए, और आहत होने के बाद मार्च में गांधी जी वापस ले लिए इस आंदोलन को। इस तरीके से इस आंदोलन की समाप्ति हो जाती है, ये आंदोलन खत्म हो जाता है। अब देखिए कि आंदोलन में हुआ क्या। आंदोलन में एक तिलक फंड भी किया गया था, चूँकि 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई थी। और तिलक की जब मृत्यु हो गई थी तो तिलक फंड बनाया गया एक, और उसके माध्यम से पैसे इकट्ठा किए गए ताकि आंदोलन में काम आए, संसाधन में काम आए, और बड़ी मात्रा में उससे संगठन, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे भी आए थे उसमें तिलक फंड में। तो हमें यह भी देखना है। तो असहयोग आंदोलन एक नई दिशा दी, और सबसे बड़ी बात थी कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी आंदोलन थी, और यह एक ऐसा आंदोलन था कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया जो गांव से शुरू हुआ था। इससे पहले जितना भी विरोध होता था वो सब शहर में ये लोग बैठ करके एक मीटिंग करते थे और वहीं से होता था। लेकिन असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो गांव का आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन सबसे पहला आंदोलन रहा जो अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई आंदोलन था। कलकत्ता अधिवेशन में इसका अनुमोदन किया गया था। ठीक है, तो ये जो आंदोलन रहा, असहयोग आंदोलन रहा, इसकी भूमिका यही है कि यह पूरे भारतीय स्तर पर, जिसमें लगभग सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व था, इस आंदोलन में यह आंदोलन शामिल हुआ। तो असहयोग आंदोलन से अगर आपका प्रश्न आता है तो असहयोग आंदोलन की भूमिका आप लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के परिचय लिखेंगे। परिचय में आप क्या लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन से पहले आंदोलन के पद्धति और आंदोलन के जनाधार में परिवर्तन होता, फर्क था, क्योंकि इसमें सीमित मात्रा में भारत में आंदोलन लेते थे और ये आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन हुआ करता था। लेकिन असहयोग आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन था जो कि अखिल भारतीय आंदोलन था और इसका जनाधार भी व्यापक था। इस आंदोलन के मुद्दे को आप उठाएंगे फिर, और मुद्दे में आप समझाएंगे कि क्या क्या इसका कारण रहा था, क्या क्या इसका स्वरूप रहा था, ये बताएंगे, और इसे क्यों वापस लिया गया। वापस लेने के बाद इसमें शामिल जो लोग थे उसमें सभी प्रमुख नेता लगभग इसमें शामिल थे। और एक बात ध्यान रखना है कि जब ये वापस लिए तो वापस लेने के बाद इनकी आलोचना की गई। अब आलोचना कौन कौन किए, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी प्रमुख नेताओं ने इनका विरोध किया था कि ये सही समय नहीं था, ये तो पीक पर था, और जब असहयोग आंदोलन अपने पीक पर था तब आपने वापस ले लिया। तो इसके लिए इनकी आलोचना होती है। लेकिन इस एक लाइन आप ऐसे करके इसे आप इसके लिख सकते हैं, इसके आगे आलोचना करिएगा और कहिएगा कि उस समय के प्रमुख नेताओं के द्वारा आलोचना की गई गांधी जी की, कि इन्हें, या फिर गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने के मुद्दे पर प्रमुख नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी आलोचना की गई। लेकिन आगे चल के आपको ये भी बताना है, लेकिन किसी भी आंदोलन को ज़्यादा समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उसमें उत्साह की कमी आ जाती है। इसीलिए गांधी जी ने योजनाबद्ध तरीके से
इसे समाप्त किया। और जितने भी आप देखते हैं कि जितने भी वो आंदोलन शुरू करते हैं, एक समय तक शुरू करते हैं और बीच में उसे ख़त्म करते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी भी आप आंदोलन को लंबे समय तक जारी नहीं रह सकते, उसमें उत्साह की कमी आ जाती है। इसलिए एक विराम की आवश्यकता होती है ताकि दुगने शक्ति से आप फिर से लग सकें। तो इसीलिए इस तरीके का कहा जाता है। इसीलिए गांधी जब आप लिखेंगे तो इस तरीके के 1-2 सेंटेंस देकर आप डिफेंड कर सकते हैं। तो ये रहा असहयोग आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन भी इस समय यह भी देखना है, असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, तो असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलता है। अब क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आप देखते हैं कि इससे पहले खिलाफत आंदोलन भी हुआ, और खिलाफत आंदोलन जिस मुद्दे पर लड़ा गया था वो मुसलमानों का मुद्दा था व्यक्तिगत, और उसमें जितने भी धार्मिक लोग थे सब शामिल हो गए। तो मुसलमानों का जो एक संगठन था, एक समूह था, वो सीधे असहयोग आंदोलन में आ गया, और इस तरीके से असहयोग आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल फिर से बन गई। अब एक देखिए क्या हुआ, ये अंग्रेज़ों को काउंटर कर दिया गांधी जी, और अंग्रेज लोग भी इससे स्तब्ध हो गए थे, क्योंकि उन्होंने 1905-6 के दरमियान तो यहाँ पे वो लोग कांटा बो दिए थे सांप्रदायिकता का, लेकिन अब गांधी आकर के उसको काउंटर कर दिए, और गांधी ने हिंदू मुस्लिम का ऐसा मिसाल खड़ा कर दिया कि अब अंग्रेज़ों को इसका फिर काट ढूंढना पड़ रहा था कि अब क्या करें हम। तो इस तरीके से ये सोची समझी चाल थी गांधी जी की, जिसमें सभी वर्गों का वो समर्थन लेना चाहते थे, और असहयोग आंदोलन खास करके ये सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, पुरुष महिला सभी इसमें शामिल थे। इस तरीके का आंदोलन प्रथम भारतीय स्तर पर ऐसा आंदोलन हुआ था। लेकिन समस्या यही है कि जब ये आंदोलन इतना पीक पर था तो इसे वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वापस क्यों लिए इसके पीछे भी आपको कारण बता देना है। ठीक है, तो स्वरूप में देखेंगे, एक तो है अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह, ये दो आप याद रखेंगे, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब हम बैठ गए कि भाई ये आप कीजिए, हम निहत्थे हैं, हम बैठे हुए हैं, अब आप कैसे मार सकते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश जो है वो संवैधानिकता में विश्वास करती है, उनका यहाँ एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत वो चलती है। इस तरीके से गांधी जी ने जब ये चीज़ लाया यहाँ पे सत्याग्रह, तो सबको बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। इससे पहले तो गुस्सा में हम जाते थे और अंग्रेज़ों से हथियार छीन लेते थे या फिर उन पर अटैक करते थे, हम अंग्रेज़ों को हम क्षति पहुँचाते थे और भाग जाते थे। लेकिन ये तो अजीब सिस्टम है कि उसके सामने एकदम ढीठ बन करके बैठे हुए कि हम आपका विरोध करते हैं, बैठ गए हम। तो अब यहाँ के लोगों को लगा कि बाहर तो भागने की भी जरूरत नहीं है विरोध करने के लिए। तब यहाँ पर सभी लोग शामिल होते गए तेजी से, और धीरे धीरे जनाधार बढ़ता गया, और धीरे धीरे गांधी का सत्याग्रह का जो प्रयोग है भारत में वो काफ़ी सफल रहा, और भारत की आज़ादी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।